सर गौरव। यस गौरव। सर एक दो पॉइंट आपसे पूछना था। हाँ क्वेश्चन। सर उस दिन जो अपनी प्रीवियस लेक्चर थी उसमें सर क्रिटिकल टेम्परेचर था। तो हाँ। सर जो अपना क्रिटिकल टेम्परेचर था, क्या सर वही यूटेक्टिक टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे थे, जिसके हम ऊपर एंड नीचे मतलब एबव एंड बिलो, जिसको हम लोअर बोल रहे थे, एंड हाइपर एंड हाइपो जो हमने देखा था सर एनिलीन में। तो नहीं सर वो देखो, हाइपर और हाइपर एक अलग शब्द है जो कि स्टील कंपोजिशन के लिए यूज कर रहे हो आप। यस सर, ठीक बट है। सर और कंपेयरिंग क्रिटिकल तो जो सर। वर्ड यूज। यस सर, हाँ। जो सर हम कंपेयर कर रहे थे वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ही तो कंपेयर कर रहे थे कि अपर क्रिटिकल हाँ। टेम्परेचर होगा तो हाइपो होगा एंड लोअर टेम्परेचर होगा तो हाइपर होगा। नहीं 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 नहीं। हाइपो और हाइपर जो बनेगा वो तो आपके कंपोजिशन के बेस पे बना। यस सर बिल्कुल। अब वो कंपोजिशन को आप एनालिंग करना चाहते हो, नॉर्मलाइजिंग करना चाहते हो, और स्पोरेडाइजेशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ये ऐसे कनेक्ट करो इसको। नहीं सर, वो तो सर क्लियर था। कंफ्यूजन ये था सर, जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सर है कौन सा, मतलब जो यूटेक्टिक टेम्परेचर है वही क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब सर कौन सा। करेक्ट। जो यूटेक्टिक टेम्परेचर वाली जो लाइन है उसको ही यूजुअली हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। बट इन केस ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजिंग की या आयरलिंग की बात कर रहे हैं हम, और उसमें भी अगर आप हाइपर यूटेक्टाइड या हाइपो यूटेक्टाइड की बात कर रहे हो तो ये जो टेम्परेचर बैंड है ये आपका, ये चेंज होता चला जाता है। आपको यस सर, शायद याद होगा, एक कर्व दिखाई दिया होगा जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और उससे वर्टिकल लाइन ऐसी हाइपो यूटेक्टाइड से डाउन होती हुई ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन वो नीचे आ गई। यस सर, करेक्ट। यस सर, यस सर। सर एक पॉइंट और था। हाँ गौरव, यस गौरव। हाँ सर, जो सर हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ हीटिंग, हम्म। उसमें सर ये मतलब ऐसा एक सेकंड शायद स्टेटमेंट है कि सर हमारी जो टफनेस है वो इंक्रीज कर रही है ड्यू टू मतलब टेम्परिंग एंड एनिलीन, राइट सर। एंड सर नीचे अगर हम फर्दर उसको रीड करते हैं तो एनिलीन और टेम्परिंग सर वो है कि मतलब जो सॉफ्ट कर रही है जितना पॉसिबल हो सके उस मेटल को एनिलीन, एंड टेम्परिंग सर उसको जो मतलब हार्डनेस उसकी जो ब्रिटलनेस है उसको रिमूव कर रही है। तो मतलब सर टफनेस तो वो होती है ना जो सर एनर्जी कोई भी मेटल है या कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है अप टू फ्रैक्चर। करेक्ट। तो फिर सर मतलब देखो, इन दोनों में एनिलिंग कैसे। एनिलिंग एनिलिंग जो है वो मटेरियल को सॉफ्ट बना रही है। ठीक है। हाँ यस सर। मटेरियल के अंदर जो कोर्स ग्रेन है उसको छोटा कर रही है। ठीक है। एनिलिंग के माध्यम से ग्रेन साइज जो है वो छोटे हो रहे हैं, रिकस्लाइज ग्रेन्स मिल रहे हैं, या स्ट्रेस अंदर ट्रैप हो गई है वो स्ट्रेस रिवील हो रही है। तो कुल मिला के एनिलिंग के माध्यम से आपका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट इन नेचर हो रहा है, और सॉफ्ट इन नेचर होने से उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है या डक्टिलिटी इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप बात कर रहे हो शायद टेम्परिंग की। करेक्ट यस सर। है ना। यस सर। तो टेम्परिंग जो है वो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए बिल्कुल सर। आपने किसी चीज को हार्ड करने के लिए उसको क्वेंच कर दिया। यस सर। ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेंच करने से क्या है, मटेरियल हार्ड तो हो जाता है, साथ ही साथ उसमें ब्रिटलनेस के भी गुण आ जाते हैं। और हम यस सर। चाहते हैं कि मटेरियल हमारा हार्ड रहे लेकिन ब्रिटल ना हो। बिल्कुल सर। ठीक है। बट सर जो, तो हाँ, हाँ। लेकिन ऑब्जेक्ट में वो टफनेस इंक्रीज कर रहे हैं ये दोनों, मतलब एनिलीन एंड टेम्परिंग। ओके। नहीं तो अब उसमें ये देखो, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका टफनेस तो नहीं इंप्रूव कराने के लिए लिखा हुआ है। मेरे को वो स्लाइड खोलनी पड़ेगी उस दिन वाली, क्या कह रहा है ये। यस सर, यही तो सर कंफ्यूजन हो गया कि मतलब सर टफनेस भी बढ़ रही है और इधर लेट ये मी चेक। बोल रहा है कि मेटल सॉफ्ट भी हो रहा है। लेट मी चेक। कौन सी स्लाइड है, कुछ आइडिया है क्या। ये सर 12। 10 से स्टार्ट है सर ये ऑब्जेक्टिव जो अपना है हीट ट्रीटमेंट का। 10 है ऑब्जेक्टिव की, इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। सॉरी, यस सर। एक सेकंड, लेट मी शेयर। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस, बल्क हार्डनिंग कर दी।
ठीक है, वो क्लियर था या सर। सरफेस हार्डनेस कर दी, इंक्रीज सर डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस, टेम्परिंग कर दी, रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग कर दी, यस ठीक है। सर, ये इंक्रीज थी थर्ड टफनेस, पॉइंट। यस सर। टफनिंग भी कर सकते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल टफ हो जाएगा, टफ होने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि इसकी ब्रिटलनेस जो है वो उसने टेम्परिंग से कम कर दी, यस सर। ठीक है। मटेरियल हार्ड रहा तो टफ हुआ। दो कंडीशन हो सकती हैं, पहली, मटेरियल हैविंग हार्डनेस अलोंग विद द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, तो आपने क्या किया, टेम्परिंग करके उसकी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को कम कर दिया और हार्डनेस एज इट इज रहने दी, तो मटेरियल आपका टफ हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हार्ड है तो टफ है। ओके ओके सर। ठीक है। उसके बाद आपका है रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग, तो अगर कोई आपने कोल्ड रोल मटेरियल यूज किया हुआ है, उसको आप यूज करते हो, हार्डनेस निकालते हो, तो वो हार्ड तो होता है, साथ ही साथ ब्रिटल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसलोकेशन डेंसिटी वहां पर एक्यूमुलेट होती है जब आप कोल्ड रोलिंग या कोल्ड वर्किंग करके आ रहे होते हो किसी मटेरियल पे। तो आप क्या करते हैं, उस मटेरियल की एनालिंग कर देते हैं या स्ट्रेस रिलीविंग कर देते हैं। तो स्ट्रेस रिलीविंग करने से आपकी स्ट्रेस जितनी भी ट्रैप हुई है वो सारी की सारी निकल जाती है। या आप यस सर, यही रिक्रिस्टलाइजेशन चीज। एनालिंग कर रहे होते हो तो मटेरियल के जो ग्रेन साइज है वो छोटे छोटे नए ग्रेन्स, रिक्रिस्टलाइज ग्रेन्स डेवलप होते हैं, करेक्ट। तो जब रिक्रिस्टलाइज ग्रेन डेवलप होंगे तो आपने एक हॉलपेच इक्वेशन पढ़ी होगी, यस सर, वो सर हाँ, ग्रेन साइज से रिलेटेड थी बिल्कुल सर। जितना ग्रेन छोटा होगा उतनी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ, उतनी यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यस सर इंक्रीज करेगी बिल्कुल। ठीक, और टफनेस हमारी क्या है, एब्जॉर्बिंग एनर्जी, है ना, अप टू टू फेलियर, है यस ना। सर। भी 40 मिनट और लगेगा क्लास में। एब्जॉर्बिंग एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि वो यील्ड पॉइंट तक तो स्ट्रेस डेवलप कराएगा, यस सर बिल्कुल। ठीक। और इधर आपने रिक्रिस्टलाइज एनिलिंग की, अपने ग्रेन साइज को छोटा किया, उससे आपकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। यस सर। इधर यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो आपकी टफनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर। यस सर। नहीं बढ़ी। नहीं मतलब समझ सेटिस्फाई। गया। यस सर, यस सर, समझ गया सर। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिपल टी डायग्राम। हम सब लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि शायद 2-3 लोगों ने ही उसको पेन से अपने कॉपी में ड्रॉ करके कुछ पॉइंट्स को रिमेम्बर करने की कोशिश की होगी, और बाकी लोगों ने सोचा होगा कि जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे। ओके। यस सर, बट सर उसमें कोई पेरीटेक्टोइड जो हमारा वो था ना पॉइंट, वो कहीं नहीं सर मिल रहा। ऊपर ही है, ऊपर। सर उसमें पेरीटेक्टिक तो है, लेकिन पेरीटेक्टोइड नहीं है, जहाँ दो सॉलिडों से मतलब तीसरा एक नया सॉलिड बन रहा हो। नहीं तो ये कोई जरूरी है क्या कि चारों पॉइंट इसमें मिलेंगे? अच्छा, तो सर फिर ऐसा कोई और डायग्राम है जिसमें हमें ये पेरीटेक्टोइड रिएक्शन है वो हो नहीं, रही हो? पेरीटेक्टाइड आपको इसमें आयरन कार्बन में मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पेरीटेक्टाइड जब मैंने पढ़ाया था तो उससे रिलेवेंट जो भी एलिमेंट के फेज डायग्राम में वो एग्जिस्ट करता था वो जरूर मैंने दिखाया होगा, जहां तक मुझे याद है ना। तो आप देखिएगा वो लास्ट वाला जो फेज डायग्राम का लेक्चर होगा उसमें होगा। ओके सर। फेज डायग्राम के कई लेक्चर हैं शायद, फेज डायग्राम 1 2 3 करके कुछ है। ओके, लेट इज कमिंग टू द पॉइंट। ओके, इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया, आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ा। मैंने फॉर मेमोरी क्या किया है, आयरन कार्बन डायग्राम को राइट साइड में रखा है। सभी को दिखाई दे रहा होगा आयरन कार्बन डायग्राम? नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि राइट साइड में आयरन कार्बन डायग्राम है या नहीं, ये कौन कंफर्म करेगा? मैं नाम लेके पूछूं क्या? नहीं है सर, है ही नहीं। नहीं है सर। क्या है राइट साइड में? अब इस स्लाइड में देखें क्या है स्लाइड में। सर अभी है। ये है सर ओके, आयरन। मैं फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ दोस्त। आज का टॉपिक है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, इन शॉर्ट, और यूजुअली वी कॉल इट ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। अब 2-3 डायग्राम हमारे मटेरियल साइंस में और हमारे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आयरन कार्बन डायग्राम, दूसरा है ट्रिपल टी डायग्राम, और तीसरा है CCT डायग्राम, डबल सी और टी डायग्राम, ठीक है। डबल सी और टी डायग्राम का मतलब कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, ठीक है। और ये ट्रिपल टी डायग्राम जो है वो टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन,
डायग्राम। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की जरूरत क्या पड़ी, जबकि हमारे पास आयरन कार्बन डायग्राम था और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखें ये आयरन कार्बन डायग्राम दो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव बट स्टिल इट इज नॉट वेल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये हमें बताता है लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्रीज में कम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम से दोस्तों हमें कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज कूलिंग रेट। पता चल रहा है क्या कहीं हमें? अगर हम राइट साइड में आयरन कार्बन डायग्राम जो मैंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये आपके राइट साइड में आयरन कार्बन डायग्राम है, जहां पर एक्स एक्सिस में परसेंटेज का कार्बन एक्सिस है और वाई एक्सिस में आपका एज यूजुअल टेम्परेचर है, और बीच में डिफरेंट फेजेस हैं, अल्फा फेज है, डेल्टा फेज है, गामा फेज है, फिर ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट है, सीमेंटाइट प्लस फेराइट है, लिक्विड फेज है, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट है, along with some kind of eutectic, peritectic kind of points are there, invariant reactions are there। तो इन पॉइंट्स से, इस पूरे डायग्राम से हमें कहीं पे भी दोस्तों ये नहीं पता चल रहा कि किस रेट से हमने कूलिंग की जो ऑस्टेनाइट से हमें फेराइट मिला या ऑस्टेनाइट से हमें ऑस्टेनाइट प्लस अल्फा मिला। तो there is no any information about the rate of cooling or the cooling rate or the influence of the cooling rate through this particular diagram। ठीक है, साथ ही साथ हमें कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि फेज और फेज स्ट्रक्चर के बारे में होती है वो भी हमें इस डायग्राम से नहीं मिल पाती। करेक्ट? तो इस चक्कर में इंडस्ट्री जो है इस डायग्राम को बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या करना है, लिक्विड फेज से उसको सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना है, और सॉलिड फेज में वो ऐसा कन्वर्जन चाहता है जिससे कि उसे उसके मनचाहा, उसका डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर उसे मिल जाए। ओके, तो ये दो इंफॉर्मेशन देने में आयरन कार्बन डायग्राम जो है हमारा फेल हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्रीज इसको थोड़ा सा कम यूज करती है, और उसको वो डायग्राम चाहिए वो जो ये बता सके कि अगर आप इस कूलिंग रेट से अपने मटेरियल को ठंडा करोगे तो इतना परसेंट ऑस्टेनाइट और इतना परसेंट सीमेंटाइट बनेगा, या इस फास्ट कूलिंग से आप अपने मटेरियल को ठंडा करोगे तो इतना परसेंटेज ऑस्टेनाइट बनेगा। करेक्ट? तो ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री इज डीलिंग फ्रॉम द लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज, और उसको जो सॉलिड फेज में मटेरियल लाना वो एक सर्टेन प्रॉपर्टी के साथ मिलाना है। तो कंटिन्यूअस कूलिंग टेम्परेचर या टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम ये इनके लिए यूजफुल हो सकता है। आगे चले। इन अदर वर्ड्स, iron carbon diagram does not explain the decomposition of austenite under non-equilibrium condition or condition involving faster rates of cooling than equilibrium cooling। ओके, तो जो मैं बात बता रहा था वही यहाँ सेंटेंस में लिखी है कि दो इंफॉर्मेशन आपको आयरन कार्बन डायग्राम नहीं दे पाता है, जिसके कारण आपको ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट? So now what is this triple T diagram? So on right side you can see triple T diagram is shown. Again, y-axis covering the temperature in degree centigrade। okay, but here for this particular triple T diagram आपका जो x axis है, इस बार x axis में कंपोजिशन ना होके टाइम है। ओके, और टाइम भी जो है वो एक तरीके से आपके लॉगरिथमिक स्केल में है। आप देखो आपका पहला पॉइंट जो है 1 का है, फिर 10 का है, फिर 100 का है, फिर आपका 1000 का है, और उसके बाद 10,000 का है। करेक्ट? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर आप देखें लेंथ वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो आपके फेजेस चेंज होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो आप देखो कि अगर हमारा इटेक्टाइट टेम्परेचर, ये जो रेड डॉटेड लाइन है, इट इज अराउंड 725 727 समथिंग। ओके, यहाँ पर यूटेक्टाइट टेम्परेचर है, और ये सारा कन्वर्जन जो है वो यूटेक्टाइट टेम्परेचर से नीचे ही हम लोग यूजुअली करते हैं, जो कि अभी हम बात कर रहे थे गौरव के साथ क्रिटिकल पॉइंट को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें क्या है, टाइम है, टेम्परेचर है और ट्रांसफॉर्मेशन है। करेक्ट? तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पर अगर आप खड़े हो का मतलब ये आपका
समय है और टेम्परेचर है। इट इज अराउंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर आपका मटेरियल ऊपर से नीचे टक्टाइल टेम्परेचर से नीचे लेके आ रहे हो, इस टाइम सेगमेंट तक अगर आप रुके और इसी टेम्परेचर तक आपने अपने आप को होल्ड किया, तो यहाँ पर आपको गामा परलाइट दिखाई देगा, ठीक। बट आपने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लेके आए, टाइम उतना ही रखा, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, पहली वाली जो ब्लू लाइन है जिसका कर्व का नेचर सी शेप का है, वहां से ये लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है गामा परलाइट से कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ये मेरी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, एक आउटर लाइन है सी की, सी कर्व की, और एक इनर लाइन है सी कर्व की, सी शेप में, सी फॉर कैलकाटा शेप में, और उन दोनों के मिडिल में एक डॉटेड लाइन ब्लैक कलर में चल रही है सी शेप में, विच इज काइंड ऑफ 50%। इज इट क्लियर टू यू ऑल? दोस्त जवाब नहीं दोगे तो फिर या तो फिर मैं नॉन स्टॉप जैसे पढ़ाता था वैसे ही पढ़ा के चला जाऊंगा, यस सर, यस सर। है ना। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर डाउन किया या समय बढ़ाया, तो आपका जो गामा परलाइट था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके गामा जो है परलाइट जो है वो बेनाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब जैसे ही उसने ये लाइन टच की आउटर सी को, तो ये परलाइट जो है वो बेनाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन मे बी दिस, व्हाट इज द बेनाइट? तो लास्ट लेक्चर में आयरन कार्बन डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर इज ए टू सॉलिड, combined form of two solid is known as a kind of benite, okay। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप अपने समय को बढ़ाते हो या टेम्परेचर डाउन करके लाते हो, मींस आप अपने एक्स और अपने वाई के बेस पे जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो, उस लोकेशन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास क्या चीज है। क्या चीज है का मतलब किस प्रकार का आपके पास फेज है या किस प्रकार का कंपोजिशन है। तो जैसे ही आप इस कर्व के अंदर आए, आपका गामा जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया, ठीक है, परलाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और यहां से परलाइट आपका बनना शुरू हुआ। जैसे ही आप ये मिडिल पे आए, परलाइट आपका जो है हाफ हो जाता है, 50% परलाइट हो जाएगा, 50% बेनाइट हो जाएगा, और जैसे ही इसके बाहर आप निकलते हो तो आपका बेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपने टेम्परेचर मान लीजिए हायर ही रखा, समय बहुत ज्यादा यूज कर लिया और इस टाइम सेगमेंट तक पहुंच गए, ये टाइम सेगमेंट क्या है, ये टाइम सेगमेंट है मोर देन 1000 सेकेंड। तो इस मोर देन 1000 सेकेंड तक अगर आपने मटेरियल को होल्ड किया एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो जो आपका परलाइट है वो परलाइट और बड़ा शेप ले लेगा और उसको कहेंगे हम लोग कोर्स परलाइट, करेक्ट। बट उसी चीज को आप लोअर टेम्परेचर पे लाके उतनी समय तक होल्ड करते हैं, तो सर आपकी वॉइस कट गई सर, आप वीडियो भी पॉज
सॉरी, कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था। ओके, सो मेरा लास्ट स्टेटमेंट क्या था, मेरे को क्या रिपीट कर देंगे कोई? सर आप हमें टाइम थोड़ा सर पर लाइट फोल्डिंग के बारे टाइम में का बता बता रहे रहे थे, कोर्स। स्मोकिंग टाइम जो सबसे ऊपर रोकते हैं हम जब उसे ओके, कोर्स मैं ग्रेड यहाँ पे में। बात कर रहा था मार्टिन साइट की बात कर रहा था। क्या मार्टिन साइट तक पहुंच गया था मैं? नहीं सर, मार्टिन नो साइड पे सर, नहीं आए थे हम। फाइन पर लाइट पे नो चल सर, रहे थे। फाइन पर लाइट को अगर हम होल्ड करेंगे थोड़े टाइम के लिए, हाँ बस। अगर लोअर टेम्परेचर पे हम अपने मटेरियल को, ठीक है, होल्ड करते हैं फॉर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, और वो टाइम ड्यूरेशन का बैंड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज क्लोज टू मतलब मोर देन 1000 एंड अराउंड दिस 10,000 सेकेंड, तो आपको जो भी मिलेगा वो फाइन पर लाइट के टर्म्स में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो बेनाइट की स्टार्ट होती है, जिसमें आपका अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया जो है वो है आपका एमएस। एमएस का मतलब एम फॉर मार्टिन साइट, एस फॉर स्टार। ठीक है, मार्टिन साइट जो है वो स्टार्ट हो जाता है इनिशियली जैसे ही आप अपना टेम्परेचर 200 के आसपास लेके आते हो फास्ट कूलिंग के थ्रू। ठीक है, और ये मार्टिन साइट जो है यहाँ पर आके 50% ट्रांसफॉर्म हो जाता है, करेक्ट। ऑस्टेनाइट से ये मार्टिन साइट जो है 50% कन्वर्जन ले लेता है इस पर्टिकुलर 100 के, सॉरी 150 के आसपास, और यहाँ पर मार्टिन साइट जो है वो 90% तक बन जाता है। 100% मार्टिन साइट नहीं बनता है, इसीलिए M90 लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ M100 लिखा होगा, करेक्ट। तो ये वो टेम्परेचर रेंज है जहां पर आपका मार्टिन साइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये मार्टिन साइट ट्रांसफॉर्मेशन आपके लोअर टाइम सेगमेंट पे भी हो सकता है और आपके हायर टाइम सेगमेंट पे भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो आपका ट्रिपल टी डायग्राम होगा दैट विल कवर अ सी काइंड ऑफ शेप। ठीक है, और इस सी काइंड ऑफ शेप के ऊपर आपका इफेक्टिव टेम्परेचर होगा, और इफेक्टिव टेम्परेचर के क्लोज में ही आप देखोगे, अगर आयरन कार्बन डायग्राम पीछे देखो तो ये आपका ऑस्टेनाइट फेज है जो कि हम लोग गामा कह रहे हैं जिसको, और ये गामा आपका 727 के आसपास यूजुअली हम मान के चल रहे हैं इफेक्टिव टेम्परेचर है, वहां से हम इसको उठा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर सारा आपका गामा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ इसके ऊपर सारा ये पूरा लोकेशन जो है गामा है। तो इस गामा के साथ जैसे ही आप ट्रीटमेंट करते हो या गामा जोन में ले जाके अगर किसी मटेरियल को आप होल्ड करते हो फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन और फॉर कूलिंग विद सम सर्टेन हायर कूलिंग रेट, तो आपका इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट होता है। सो फाइनली मैं फीचर्स से अगर हट के कोर बात पर आऊं, जैसे हमने अभी डिफिशियंसी बताई कि आयरन कार्बन डायग्राम हमारा कहाँ डिफिशियंट हो रहा है, तो वहां पर अब हम बता सकते हैं कि वाई ट्रिपल टी डायग्राम इज more important as compared to iron carbon diagram for the industries. Okay, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं on this triple T diagram is more practical. सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, नेटवर्क कुछ आज ज्यादा ही परेशान कर रहा है। ओके, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी ऑल विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द कूलिंग। ठीक है, हमें पता है कि 525 डिग्री का हमें कूल करना है और 10 डिग्री पर सेकेंड के रेट से कूल करना है, तो हम इसको डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाल लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंड्स
ओके हम देख लेंगे कि वो टाइम सेगमेंट हमारा कहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टाइम सेगमेंट यहाँ आ रहा है और हम टेम्परेचर जो कूल करके ला रहे हैं वो अराउंड ला रहे हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारी यहाँ पर पोजीशन आएगी और इस पोजीशन पे क्या हमारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओके 50% ऑफ मार्टेनसाइट वी विल गेट एट दिस पर्टिकुलर कूलिंग रेट। ओके तो कूलिंग रेट के बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो हमें ट्रिपल टी डायग्राम दे देता है। ओके और टेम्परेचर के हिसाब से भी अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें ट्रिपल टी डायग्राम दे देता है, बिकॉज टेम्परेचर इज अवेलेबल एट द वाई एक्सिस। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारा आयरन कार्बन डायग्राम नहीं दे पा रहा था, जो कि हमें ट्रिपल टी डायग्राम से मिली। ओके so that's why in industry usually triple T diagram are followed to know the tentative structure after cooling of any kind of iron alloy। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि फेज। हाँ सर मार्सेंटाइट जो 50% वाला है, अगर हमें वही वाला चाहिए तो हम 150 डिग्री सेल्सियस पे उसको मतलब हीट कर मतलब कूल डाउन करेंगे और फिर एकदम से ठंडा कर देंगे, या फिर क्या करते हैं सर? मार्टेनसाइट बनाने के लिए आपको क्वेंच करना होता है, मतलब फास्ट कूलिंग रेट रखनी होती है। ठीक है अब यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि किस टेम्परेचर पे आपका मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, और क्या कंपोजिशन है उसकी, मतलब इनिशियली क्या कंपोजिशन है। बिकॉज ये जो आपका ऑस्टेनाइट है, ये ऑस्टेनाइट फेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं है। ये ऑस्टेनाइट फेज आपका कहाँ तक जा रहा है, ये ऑस्टेनाइट फेज आपका पूरे स्टील तक जा रहा है, करेक्ट। ये ऑस्टेनाइट फेज जो है ये पूरे स्टील तक जा रहा है, मतलब हाइपो स्टील को भी कन्वर्ट यूज कर रहा है और हाइपर इलेक्ट्राइड स्टील को भी ये यूज कर रहा है। ओके so according to your composition there is also some change, so those changes we have also considered। okay तभी तो ये इतना बड़ा सेगमेंट आपको दिखाई दिया हुआ है दोस्त। तो मतलब सर जब कूल हो रहा है और 150 डिग्री पे पहुंचा तो उसी को थोड़ी देर रोककर एकदम से ठंडा कर देना है 150 में जितने भी चेंजेस उसके होने थे, हाँ 50% कन्वर्जन के वो हो चुके होते हैं। अगर आप उसको समय दे के और नीचे 100 तक लेके आओगे तो और मैक्सिमम कन्वर्जन हो जाएगा। और मैं अगर ना चाहूं कि वो हो तो मुझे क्या करना होगा सर? क्या सिर्फ ना 50 चाहूं, रखना है, सिर्फ 50 रखना है और मुझे और नहीं करना है अगर तो? आपको 650 दोस्त रखना है, 650 के फीचर्स को कैप्चर करना है, जो कि एक दिन और मैं बात कर रहा था कि माइक्रो स्ट्रक्चर अरेस्ट करने वाली बात, ठीक है। तो अगर 650 के फीचर्स को अरेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको एकदम सडन कूलिंग करनी पड़ेगी, ओके सर, करेक्ट। ओके सर, थैंक्स। Okay, so here we are talking about some difference about your phase diagram and triple T diagram। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि स्लो कूलिंग करके या स्लो हीटिंग करके क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो तो हम डायग्राम से निकाल सकते हैं, फेज डायग्राम से, बट क्या इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है वो, और क्या ट्रिपल टी डायग्राम दे रहा है, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म। ओके अब यहाँ पर बात आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें से हमने एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर तो दोस्तों पढ़ लिया, विच इज यूजुअली नोन एज ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ओके another one is known as the continuous cooling temperature diagram, continuous cooling transformation diagram, CCT diagram। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू योर आयरन कार्बन डायग्राम फॉर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रिपल टी का तो इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गया कि ट्रिपल टी हमें क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो वर्ड्स है ये ही बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस कूल करते हुए आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप देखो ट्रिपल टी डायग्राम में एक फेलियर है कि हम कंपोजिशन की बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यूअस कूलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक पर्टिकुलर रेंज में हम किसी मटेरियल को, रेंज मींस कंपोजिशन में किसी मटेरियल को कंटिन्यूअसली कूल करते हुए चले आ रहे हैं, तो उसके रास्ते में क्या क्या फेजेस आपके बनते चले जाएंगे, वो चीज हम कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन से समझ सकते हैं। हियर इट इज रिटन दैट ट्रांसफॉर्मेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर अ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मीन्स कंटिन्यूअसली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम
और वहां पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस CCT डायग्राम. Okay. So again, a kind of definition is written over here about the CCT diagram. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपका ट्रिपल टी डायग्राम है उसको सिंपल वे में, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था, वो ये वाला डायग्राम था. ठीक है. और ऐसा ही सिंपल डायग्राम इस फॉर्म में, आपको जो भी फॉर्म इजी लगे समझने में या बनाने में, दैट काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड. ओके. सेम इंफॉर्मेशन बोथ द डायग्राम्स आर प्रोवाइडिंग. यहाँ पर एम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है कहीं कहीं +- 10 डिग्री का. फिर वैसे ही यहाँ पर 50% मार्टेनसाइट है और उसके बाद 90% मार्टेनसाइट है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई नॉट 100% मार्टेनसाइट इज कन्वर्टिंग. ओके. तो 100% मार्टेनसाइट हमें इसलिए नहीं मिलता है कि जिस फेज से वो कन्वर्ट होके मार्टेनसाइट में आने की कोशिश कर रहा है या आ रहा है, उस फेज के भी कुछ फीचर्स रह जाते हैं, ट्रैप रह जाते हैं उन मार्टेनसाइट नीडल्स के बीच में. एक तरीके से ग्रेन बाउंड्री या कह लें या ट्रैपिंग कह लें, वो वहां बने रहते हैं. तो वो 10% जो वॉल्यूम है वो आपके प्रायर फेज का रहता है, जो कि यहाँ पर फ्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज कोटिंग दैट 90% मार्टेनसाइट इज देयर. ओके. यहाँ पर जस्ट रिकॉल करने के लिए मैंने आयरन कार्बन डायग्राम डाला हुआ था. A stand for austenite, B stand for benite, M stand for martensite, P stand for perlite. ये आप सबको पता है. ओके. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर चलिए हम ऑस्टेनाइट से चलते हैं और किसी एक सर्टेन कूलिंग रेट से चलते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, और अगर कोई एक स्पेशल कंपोजिशन हमारे पास तो क्या क्या मिलेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन डायग्राम I am trying to convey that if you are working from austenite and doing a kind of slow cooling करने के लिए आप अपने मटेरियल को फर्नेस से निकाल के एयर में भी रख सकते हो या फर्नेस में भी रख सकते हो. दोनों कंडीशन में स्लो कूलिंग होगी, बट एयर के केस में थोड़ी सी फास्ट कूलिंग होगी एज कंपेयर टू योर फर्नेस. अगर फर्नेस में रख के छोड़ोगे तो बहुत धीमे कूलिंग होगी, और अगर हवा में रख दोगे तो थोड़ा सा तेज कूलिंग होगी. आप स्लो कूलिंग कर रहे हो और हाइपोइडक्टाइड स्टील को लिया है, ठीक है, तो आपको फेराइट प्लस परलाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा. मींस यू विल हैव अ काइंड ऑफ लैमेलास, अल्टरनेटिव लैमेलास ऑफ योर फेराइट एंड परलाइट. करेक्ट. अगर आपका इडक्टाइड पॉइंट पे है स्टील और आप स्लो कूलिंग यूज कर रहे हो तो आपको प्योर परलाइट मिलेगा, और अगर आपका हाइपर इडक्टाइड है तो आपको सीमेंटाइट प्लस परलाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा अगर आप स्लो कूलिंग करके जाते हो. अगर आप क्वेंचिंग कर रहे हो मींस मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड के हिसाब से ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो. एक बात को बहुत ध्यान रखना, फास्ट कूलिंग रेट का मतलब कम समय में, स्लो कूलिंग रेट का मतलब ज्यादा समय में. ओके. कभी कभी क्या होता है, हम फास्ट का मतलब ये समझ लेते हैं कि समय भी मतलब ज्यादा ले रहे हैं. ठीक है. फास्ट कूलिंग का मतलब कम समय में हमें ठंडा करना है, और स्लो कूलिंग का मतलब बहुत देर समय में हमें उसे ठंडा करना है. तो अगर आप मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड के हिसाब से कूल कर रहे हो, मीन्स समहाउ यू आर डूइंग अ फास्ट कूलिंग, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर को आप एक साथ कम करने में ला रहे हो. एक सेकेंड में 150 डिग्री 150 डिग्री यू आर गोइंग टू कूल. सो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ काइंड ऑफ मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर. ओके. और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आपको पता है, अ काइंड ऑफ BCT स्ट्रक्चर विच इज कमिंग फ्रॉम योर BCC स्ट्रक्चर. और इसमें आपकी ब्रिटलनेस ज्यादा होती है तो आप क्या करते हो, टेम्पर के थ्रू इसकी ब्रिटलनेस करते हो, और कुछ बेनाइट कन्वर्जन भी वहां पर अवेलेबल कर देते हो. जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बेनाइट योर ब्रिटलनेस डिक्रीजेस. ओके. और आगे अगर आप चलते हो कोई एलॉय के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू आप इसको क्वेंच करते हो तो आपको ऑस्टेनाइट मिलेगा FCC फेज का इन केस ऑफ स्टील. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपको कूलिंग रेट के बेस पे क्या काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए वो आपको बताए. तो सेम इंफॉर्मेशन इज हियर दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रैपिड क्वेंच, मॉडरेट कूल, स्लो कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. So here it is written, if you don't hold at one temperature and allow temperature to change with time, you are continuously cooling.
ये तो आपको समझ नहीं आता है। Continuously cooling the constant temperature basis of triple T diagram because obviously unrepresentative, because triple T diagram में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, तभी आपको ये CCT diagram को देखना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। Okay, so CCT diagram is also one of the important diagram which helps you to predict the kind of transformation based upon the variety of cooling rates. ठीक है, डिफरेंट कूलिंग रेट्स के बेस पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो चीज आप सीसीटी डायग्राम को देख के बता देते हो। ओके, सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीसीटी डायग्राम। तो अब हमें ये समझ में आ गया सीसीटी और ट्रिपल टी दोनों एक ही टाइप की एक्सेस रखते हैं, बट दोनों की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखो, आपको एक सीसीटी डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। ओके, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ही, सॉरी एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट क्लोज, मतलब जस्ट अबव टू द यूटेक्टिक टेम्परेचर हम किसी मटेरियल को ठंडा करके ला रहे हैं फास्ट कूलिंग के रेट से। फास्ट कूलिंग का मतलब ये हुआ कि कम समय में ठंडा हो जा रहा है, तो कम समय में ठंडा हो जा रहा है, यस ऑब्वियसली इट इज कूलिंग इन वेरी लेस टाइम। आप देखो यहाँ अराउंड 4 सेकंड 5 सेकंड में ठंडा हो जा रहा है। ये वाला जो कर्व है ये मोर देन 10 सेकंड में कर्व हो रहा है, ठंडा हो रहा है, एंड दिस कर्व इज कूलिंग और सॉलिडिफाइंग मोर देन 100 सेकंड, एंड दिस कर्व इज प्रोवाइडिंग द सॉलिड स्ट्रक्चर close to 10,000 second, not 10,000, close to 10,000 second, whereas this is providing on the cooling rate, whatever the cooling rate, but the time taken for the cooling is 10 to power 5 second. ओके, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वहां वहां आपका कूलिंग का जो समय है वो ज्यादा हो गया। अगर कूलिंग का समय ज्यादा हो गया इसका मतलब कूलिंग रेट जो है वो आपका डिक्रीज करने लगा कि इंक्रीज करने लगा। हियर इज देयर इज अ वन क्वेश्चन, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे कूलिंग रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ सर चेंजेस कम हो आर रहा है गोइंग? सर। कूलिंग रेट जो है वो कम हो रहा है जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कूलिंग रेट कम होने का मतलब क्या हुआ कि हमने स्लो कूलिंग करना शुरू कर दिया। और वो चीज आप आराम से देख सकते हो कि ये जो दोनों कर्व हैं, ये दोनों कर्व कहीं ना कहीं वाटर क्वेंच को इंडिकेट कर रहे हैं। ये वाला कर्व जो है वो ऑयल क्वेंच को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला नॉर्मलाइजिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये फुल एनेलिंग को कर रहा है। तो एक में आपने इसको ओपन एयर में रखा होगा ठंडा होने के लिए, एक में आपने उसको फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जिस फर्नेस में आपने मटेरियल को हीट किया, हीट करने के बाद उसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपने फर्नेस का करंट बंद कर दिया और फर्नेस में ही मटेरियल को रखा और फर्नेस बंद करके छोड़ दिया। तो जैसे जैसे फर्नेस कूल होगी पूरी रात में या उससे ज्यादा समय में, वैसे वैसे आपका मटेरियल कूल होगा। ओके, क्वेंच करोगे, ऑयल क्वेंच करोगे, वाटर क्वेंच करोगे, तो ऑयल क्वेंचिंग में थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है मटेरियल को क्वेंच होने में, ठंडा होने में, वेयर एज वाटर क्वेंचिंग में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तभी आप देखो वाटर क्वेंचिंग की जो लाइनें हैं वो कम समय पे ही नीचे आ गई। So in short, we can say if you are using a very short time for the cooling, then you will have a kind of Martensite structure. Moderate time means cooling medium आपने वाटर और ऑयल लिया है तो कहीं ना कहीं आपको मार्टेनसाइट और परलाइट का मतलब कंबाइंड स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर आप नॉर्मलाइजिंग कर रहे हो तो आपको फाइन परलाइट मिल सकता है, और अगर आपने फर्नेस में ही उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो आपका कोर्स परलाइट भी बन सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कि जैसे जैसे कम समय में आप ठंडा करके लाओगे आपके मतलब क्रिस्टल पोजीशंस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स चेंज होते चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इफेक्ट डाले हैं कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग रेट ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। तो जो पीछे मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उस ग्राफ का ही यहाँ टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन है। अब ये जो हमारे डायग्राम्स हैं, ट्रिपल टी डायग्राम है, सीसीटी डायग्राम है, इन डायग्राम्स की शेप को चेंज करने में किसी का रोल है? यस, इनके शेप को चेंज करने में, इनके बिहेवियर को चेंज करने में आपके ग्रेन साइज का, आपके कार्बन कंटेंट का,
और आपके अलॉइंग एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है. Significant role of your carbon content, grain size, as well as alloying element is there on the changing the shape of your CCT as well as TTT diagram. Okay. यहाँ पर मैंने एक और कोशिश की है दिखाने की, समझाने की, कि अगर 10 to power 4 सेकेंड में आप अपने मटेरियल को ऐसे लेकर आ रहे हो, होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा, जिसमें कुछ फेराइट होगा और कुछ परलाइट होगा. करेक्ट. क्योंकि ये देखो आपके फेराइट से होता हुआ और परलाइट तक आ रहा है, तो कुछ फेराइट के फीचर्स रहेंगे और कुछ परलाइट के फीचर्स रहेंगे. ओके. यहाँ पर हमने क्या किया, टाइम और कम दिया है. टाइम और कम देने का मतलब हमने बहुत तेजी से कूल करने की कोशिश की है, तो ये बेनाइट से होते हुए हमारे मार्टेनसाइट में आ गया है. तो कुछ फीचर्स हमारे पास बेनाइट के रहेंगे और कुछ बहुत मिनिमम फीचर्स जो है वो हमारे मार्टेनसाइट के यहाँ पर हो सकते हैं, बट मार्टेनसाइट परसेंटेज आर वेरी लेस एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन. नाउ वेरी फास्ट कूलिंग. तो यहाँ पर हमें देखें, ये मार्टेनसाइट क्रॉस करता हुआ नीचे आ रहा है, तो मार्टेनसाइट के फीचर्स हैं. यस, मार्टेनसाइट के ये जितने छोटे छोटे महीन महीन आपको वेरी थिन फ्लैक्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर द फीचर्स ऑफ द मार्टेनसाइट. ओके. So this is some information about your cooling behavior, okay, wherein a triple T and CCT diagram is a kind of representative to tell you the kind of structure obtained after a kind of cooling rate. Okay. तो यहाँ से हम ये information निकाल सकते हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम कहाँ फेल हो रहा है, और उसके फेल होने के बाद हमें किस प्रकार के डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना है, या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस प्रकार के डायग्राम से हम निकाल सकते हैं. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिपल टी डायग्राम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज. सर सर ये अपना बेनाइट किस किस का कंपोजिशन है? जैसे सर अपना अपना परलाइट होता है ना, फेराइट एंड सीमेंटाइट का कंपोजिशन होता है सर, ऐसे ये बेनाइट किसका है? आपने अगर हमारे आयरन कार्बन डायग्राम को देखा होगा, तो वहां पर पढ़ा था सर, वहाँ कहीं नहीं है सर. बेनाइट, परलाइट, और मैंने एक और स्पेशल नाम आपको इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, लीडोबराइट. लेडोबराइट. यस. हाँ यस सर, लेडोबराइट. या तो आप वो वाली स्लाइड देखना, उसमें मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है. एक बार उसको जब पलट के देखोगे तो शायद एक दो चीजें और आपको नजर में आ जाएगी. नहीं सर, सारी चीजें हैं, बट सर ये बेनाइट अपना है ही नहीं कहीं. परलाइट कहाँ पर है? परलाइट तो सर अपना फेराइट एंड सीमेंटाइट दोनों का कंपोजिशन है, उसको हम परलाइट बोल रहे हैं. आफ्टर अगर बेनाइट उसमें नहीं डाला है दोस्त मैंने, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे. सर बेनाइट तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. यस सर. ऐसा क्या? ओके. यहाँ पर अगर हमने बेनाइट नहीं बताया है तो बेनाइट आप नोट कर लो, ये परलाइट है, तो यहाँ पर आपका ये जो है लेडोबराइट हो गया, और ये वाला जो फीचर है ये आपका यहाँ पर बेनाइट आ जाएगा. दिस गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट वाला जो है ये आपका बेनाइट हो जाएगा, और ये अल्फा प्लस Fe3 जो है ये आपका परलाइट फेज होगा. मतलब सर लेडोबराइट एंड बेनाइट सेम है, एक ही है? नहीं, लेडोबराइट बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे होगा दोस्त, ठीक है, और ये बेनाइट आपका यहाँ बीच में रहेगा, मॉडरेट कंडीशन पे. ओके ओके ओके. जस्ट यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे. यूटेक्टिक पॉइंट तो यहाँ है, सॉरी ये वाला यूटेक्टिक पॉइंट आप बात कर रहे हो ना. हाँ, यहाँ पर ये मैं बता तो रहा हूँ, इस लोकेशन पे. करेक्ट. इसको थोड़ा सा बना के देख लो, नहीं अदरवाइज क्या होगा ना, आप लोग जब मतलब इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, आपको पता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई इक्वेशन नहीं है, आप उसको कर लो, तो आपको क्या है, आयरन कार्बन डायग्राम अपने दिमाग में या इस प्रैक्टिस में रखना है, जो आप तुरंत उसको ड्रॉ करके अपना जो पिन पॉइंट ऑप्शन है वो उसको बता सको. Any other doubt? Okay, so if there is no further doubt, so I am closing this class. नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. थैंक यू.
सर बस एक चीज बता दीजिए हाँ बेटा, सर, वो जो सिमुलेशन वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर, एक्चुअली एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर मेरे पास है जिसको कि मटेरियल साइंस ऑन सीडी है, बट प्रॉब्लम उसके साथ क्या है, वो केवल विंडो 97 के साथ ही कंपेटेबल है। उसमें न केवल ये इंफॉर्मेशन बल्कि पूरी मटेरियल साइंस आप उसको उसमें सिमुलेशन के थ्रू समझ सकते हो। तो सर उसमें हम मटेरियल के कितना मतलब कंपोजिशन वगैरह डाल के तो उसको सिमुलेट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर से कूल करेंगे तो कौन आपको कौन से वो स्ट्रक्चर बता आ देगा सकते हैं? कि क्या माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा, आपको वो माइक्रोस्ट्रक्चर के फीचर्स भी दिखा देगा, आपको वो एक्सआरडी, एक्सरे, एसईएम, ऑप्टिकल में फोकल डिस्टेंस को, रेजोल्यूशन को, इन सब को चेंज करके क्या इमेज पे इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें करके बता देगा। और इनपुट में सर हम क्या डालते हैं? उसमें विंडोज है, जैसे एंड रिजल्ट आपका रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन के लिए आपका जो फोकल लेंथ है वो, मैग्निफिकेशन है वो, ये सब चीजें जो है वो पैरामीटर इनपुट के हैं, उनमें से प्लस माइनस करते रहोगे, कुछ बार है, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, उनको प्लस माइनस करते आपका एंड रिजल्ट जो है चेंज होता रहेगा। सर नाम क्या बताया आपने सॉफ्टवेयर का? मैं एक बार मेरे पास तो है मटेरियल साइंस ऑन सीडी, ऑन सीडी। बट ये 97 पे ही कंपेटेबल है। मतलब मैंने लास्ट टाइम जब यूज किया तो 97 पे ही यूज किया था, और अपडेटेड ये वर्जन होगा। अब ढूंढना पड़ेगा, अगर मिल जाए तो मुझे बताना दोस्त, क्योंकि ये मैं अपने हम्म, प्रोफेसर से आईटी रुड़की से लेके आया था, ठीक है सर, मैं और ये देखता हूँ। अगर मिल गया आपको और इस पे आपने टाइम दे दिया तो मटेरियल साइंस इतना इजी हो जाएगा आपको समझने में कि आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। सारी चीजें हाइपर लिंक्ड है, वहां पर एक दूसरे से क्लिक करके वो बता रहे हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके देन, थैंक यू।